नमस्कार, आप देख रहे हैं GI न्यूज। आज की सबसे 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं एक नजर। देश और दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर भी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में FCRA संशोधन बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC में भेजने का प्रस्ताव पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच प्रस्ताव ध्वनि मत से पास हो गया और अब लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य वाली JPC इस बिल की जांच करेगी। FCRA संशोधन बिल को JPC भेजे जाने का ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल ने स्वागत किया है। इस बीच काउंसिल की ओर से कहा गया कि वह JPC के सामने अपना पक्ष रखेगी। वहीं बिशप जोसेफ डिसूजा ने कहा कि समिति के सामने बिल को लेकर अपनी आपत्तियां और सुझाव रखे जाएंगे। FCRA संशोधन बिल को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के बिना कौन सा बिल लेकर आए हैं। राज्यसभा में अमित शाह की मौजूदगी की मांग करते हुए अखिलेश ने कहा कि जिनके नाम से बिल है वही सदन से गैर हाजिर हैं। तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय ने परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, जिसे विधानसभा ने मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव में लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बरकरार रखने की मांग की गई है। वहीं सरकार का कहना है कि परिसीमन के नाम पर राज्यों के प्रतिनिधित्व में असमानता नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड में मदरसों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की सरकार की कोशिश को अभी अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। राज्य के 452 मदरसों में से अब तक सिर्फ 7 को शिक्षा विभाग और अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की मान्यता मिल पाई है। यानी 1 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी करीब 1% मदरसों को ही मंजूरी मिली है। रांची में छात्रों के आंदोलन का 19वां दिन भी जारी रहा। हालांकि प्रदर्शन में पहले की तुलना में छात्रों और समर्थकों की संख्या में कमी आने की बात सामने आई है। इसी बीच छात्रों ने आरोप लगाया कि आंदोलन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और गर्मी व उमस के बीच धरनास्थल से जनरेटर हटा दिया गया। दिल्ली में CJP की प्रस्तावित बैठक से पहले हॉल मालिकों को कथित तौर पर धमकी दिए जाने का दावा सामने आया है। इस बीच अभिजीत दीपके ने इसके लिए भाजपा पर आरोप लगाया और कहा कि संगठन इससे पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने जल्द ही जंतर मंतर के दूसरे चरण की शुरुआत के संकेत भी दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश में चीन की कथित घुसपैठ की खबरों के बीच विदेश मंत्री S जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अहम बैठक हुई। संसद में रक्षा मंत्री के कार्यालय में हुई बैठक में सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बीच सरकार ने चीन की ओर से धीरे धीरे घुसपैठ के दावों को खारिज करते हुए कहा कि चीनी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल सिंह की पार्टी अकाली दल वारिस पंजाब दे ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 5 और उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इनमें 2 ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA लगा हुआ है और दोनों फिलहाल जेल में हैं। यूपी में 2027 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी ने जनसंवाद का बड़ा प्लान तैयार किया है। मुख्यमंत्री अगले 1 महीने में 100 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में जनसंवाद करेंगे और सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। इस बीच युवाओं की नाराजगी दूर करने के लिए यूपी के मंत्री भी मैदान में उतरेंगे और जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। पार्टी 403 विधानसभा सीटों पर 3 स्तरीय आंतरिक सर्वे करा रही है। टिकट बंटवारे से पहले बूथ स्तर पर जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दों और पार्टी की स्थिति का आकलन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बीमारी फैलने से अब तक 6 बच्चों की मौत की खबर है। वहीं कई गांवों में बीमारी फैलने के बाद 100 से ज्यादा बच्चों का इलाज चल रहा है। प्रारंभिक तौर पर दूषित पानी और पोषण की कमी को बीमारी की वजह माना जा रहा है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग की टीमें प्रभावित इलाकों में जांच और इलाज में जुटी हैं। बिहार में आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया है। बांका, लखीसराय और पटना में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में कुल 9 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। वहीं प्रशासन ने खराब मौसम में लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े कैश कांड की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष की ओर से गठित समिति ने उनके खिलाफ लगाए गए 3 आरोपों को सही पाया है। हालांकि जांच में किसी तरह की साजिश के सबूत नहीं है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बैंक लॉकर की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। एक महिला ने आरोप लगाया है कि SBI के लॉकर में रखे करीब 50 लाख रुपए के गहने गायब हो गए। वहीं महिला की शिकायत के बाद बैंक और पुलिस स्तर पर मामले की जांच की जा रही है। गोंडा में बेटी की हत्या के मामले में अदालत ने पिता और सौतेली मां को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं इस पर आरोप है कि करीब 2 साल पहले दोनों ने मिलकर युवती की गला रेतकर हत्या कर दी थी। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने दोनों को दोषी माना और उम्र कैद की सजा सुनाई। मुंबई के कोला इलाके में लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। BMC के मुताबिक मलबे में 3 से 4 लोगों के फंसे होने की आशंका है। वहीं सूचना मिलते ही राहत और बचाव टीमों को मौके पर भेजा गया और मलबा हटाने का काम शुरू किया गया।
लोकसभा में लगातार हंगामा जारी रहने पर स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर बयान देने के लिए तैयार हैं और देश की जनता चाहती है कि संसद में संवाद हो। आगे उन्होंने कहा कि सदन के अंदर तख्तियां लहराना और नारेबाजी करना उचित नहीं है। छात्र आंदोलन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। इस बीच उन्होंने सदन में छात्र आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि बातचीत और संवाद के जरिए ही किसी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है और सरकार छात्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। छात्र आंदोलन को लेकर अमित शाह ने पहली बार विस्तार से प्रतिक्रिया दी है। इस बीच गृह मंत्री ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष तैयार हो तो वह सदन में जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी ने पलटवार किया है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है तो छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया। उन्होंने कहा कि अगर गृह मंत्री अमित शाह ने लाठीचार्ज का आदेश दिया है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बारिश के बाद पानी भरने को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस बीच अखिलेश यादव ने जलभराव को लेकर व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए तंज कसा कि अब एयरपोर्ट पर नाव चलेगी। वहीं एयरपोर्ट प्रबंधन ने जवाब देते हुए कहा कि करीब 30 मिनट के भीतर पानी हटा दिया गया था। जम्मू कश्मीर में राज्य जांच एजेंसी यानी एसआईए ने साल 1990 के कश्मीरी पंडित पिता पुत्र हत्याकांड मामले में कई जगहों पर छापेमारी की है। एसआईए की टीम ने जम्मू की शाहबाद कॉलोनी समेत कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। वहीं एजेंसी मामले में कई से जुड़े सुराग और दस्तावेज जुटाने में लगी है। स्वतंत्रता दिवस से पहले एनडीए सांसदों ने भारत मंडपम से इंडिया गेट तक तिरंगा रैली निकाली। सांसदों के हाथों में तिरंगा नजर आया और देशभक्ति के नारे लगाए गए। रैली के दौरान झंडा ऊंचा रहे हमारा और जय हिंद जय तिरंगा जैसे नारों से माहौल देशभक्तिमय हो गया। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर स्थायी आधार केंद्र बनाने की दिशा में शुरू किए जा रहे मून बेस कार्यक्रम में इसरो को शामिल होने का न्योता दिया है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर पहला स्थायी आधार केंद्र स्थापित करने की दिशा में काम करना है। इससे भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष सहयोग को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के बस्तर के नारायणपुर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। ये बाइक रैली नक्सल प्रभावित इलाकों से होते हुए उन गांवों तक पहुंचने का संदेश लेकर निकली है जिन्हें नक्सल प्रभाव से मुक्त कराया गया है। यात्रा के जरिए क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता और विकास का संदेश दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जेल में बंद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की। वहीं मुलाकात को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बीच शिवपाल यादव की आजम खान से मुलाकात को समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव की जरूरत पार्टी के अंदरूनी समीकरणों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि वो फरवरी 2027 तक पद पर बने रहेंगे। इस बीच चंद्रशेखरन ने तीसरा कार्यकाल नहीं लेने का फैसला किया है। वो साल 2017 से टाटा सन्स की कमान संभाल रहे हैं और अब नए चेयरमैन की तलाश पर नजरें टिकी हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। राज्य में 269 सड़कें बंद हैं, जबकि 161 ट्रांसफार्मर और 54 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं बारिश के कारण कई इलाकों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और प्रशासन राहत कार्य में जुटा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का गुजारा भत्ता मामले में साफ संदेश देते हुए कहा है कि पत्नी को गुजारा भत्ता देना कोई एहसान नहीं बल्कि उसका कानूनी अधिकार है। अदालत ने कहा कि पत्नी को आर्थिक तंगी में छोड़ना उसके सम्मान के साथ जीने के अधिकार का भी उल्लंघन है। ऐसी ही ताजा और दमदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।